हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप लोगों को पिछली दो वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो के बारे में मैं सोच रहा था कि बीच के जो दिन हैं जिसके अंदर कोई फ़ुटबॉल नहीं होती, भाई मुझे तो बहुत बेचैनी होती है, मैं पागल सा हो जाता हूँ। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि हम जो है वो एक ऐसा टॉपिक उठाएं जो कि इस सीज़न जिसने सबको एक तरीके से एक्साइट किया हुआ है, एक तरीके से लोगों को इन्जॉयबल फ़ुटबॉल दिखाने का एक बार वादा किया हुआ है कि हम इस बार इन्जॉयबल फ़ुटबॉल दिखाएंगे। और उस क्लब का नाम है बार्सिलोना। अगर हम लास्ट सीज़न से कंपैरिजन करें इस सीज़न की बार्सिलोना का, तो हम शायद उसको पहचान भी ना पाएँ जो पिछले साल की थी बार्सिलोना। मतलब उसके अंदर जो प्लेयर्स थे, जो रिज़ल्ट्स थे, जो परफॉर्मेंसेस थी, वो टोटली डिफरेंट हैं। और ये भी नहीं है कि उसके अंदर के लास्ट सीज़न कुछ ऐसा हुआ हो जो इस सीज़न कुछ और बहुत ज़्यादा हुआ हो कि हम ये बोलें कि हाँ पूरी टीम ही चेंज हो गई या कुछ पूरा सिस्टम ही तब्दील हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। असल में जो मेन मसला था वो ये था कि जो जो साइनिंग करनी थी, वो साइनिंग प्लेयर की नहीं करनी थी बार्सिलोना की, वो उसको करनी थी मैनेजर की साइनिंग। तो मैनेजर की जब साइनिंग की तो उन्होंने मेरे हिसाब से तो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट लिया, जो कि एक अटैकिंग फ़ुटबॉल के अगर हम बेसिस देखें तो जो हांजी फ्लिक है वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर हम रीसेंट एरा के अंदर देखें, जो उसने बायन में जो उसने मतलब एवरी पॉसिबल ट्रॉफ़ी वो जीत सकता था उसने जीती थी। जो कोविड वाला सीज़न था, जो उसके अंदर उसने अटैकिंग प्रोवेस दिखाई थी सबकी, मतलब उसने हर किसी को ऐसा लग रहा था कि एक बूस्टर लगा दिया उनकी परफॉर्मेंस में, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। तो मेरे ख्याल से तो जो बेस्ट साइनिंग जो की बार्सिलोना ने वो इस सीज़न वो उनका कोच था। तो अब ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि कोई मैनेजर आ जाए तो वो इंस्टेंटली कोई मैजिक कर देगा, लेकिन जो हांजी फ्लिक ने किया वो नियरली एक मैजिक जैसा ही था। क्योंकि जिस तरीके से उसने प्री सीज़न जो था उसके अंदर जब मोनाको से जब बार्सिलोना हारी 3-0 एट होम, तो उसके अंदर लोगों को लग रहा था कि ये जो यंग स्क्वाड है और जो क्या कहेंगे उसको, जो ये प्लेयर्स हैं वो गुड इनफ नहीं है। फिलिक्स के जो पर्सपेक्टिव है, जो कोचिंग फ़िलॉसफी है, उसके लिए ये वो नहीं है, सूटेबल नहीं है। लेकिन जब बार्सिलोना ने सीज़न स्टार्ट किया तो उस ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो प्री सीज़न के अंदर जो मिस्टेक्स थी या जो थी वो वही प्लेयर्स कर रहे थे। वो मतलब बिल्कुल एक एटीट्यूड में शिफ्ट था, एक परफॉर्मेंस में बिल्कुल एक जिसे कहेंगे कि डिज़ायर, एक एटीट्यूड नज़र आ रहा था कि इतना बड़ा क्लब का जो प्लेयर है वो उसी तरह परफॉर्म करना चाहिए जो वो क्लब है, जितना उसका स्ट्रक्चर है उस क्लब का। तो जब सीज़न स्टार्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ चीज़ें तो इमीडिएटली दिखना शुरू हो गई थी कि जो उसके अंदर सबसे जो नंबर वन चीज़ है, जो कि मेरे हिसाब से जो हैंजी फ्लिक की जो टैक्टिक है उसका सबसे बड़ा हाथ है, और जो उसने इन्फ्लुएंस अभी तक दिखाया है गेम्स के ऊपर उसका सबसे बड़ा हाथ है, वो उनकी हाई डिफेंसिव लाइन है। तो उसने जो हाई डिफेंसिव लाइन की फ़िलॉसफी की है वो ऐसा नहीं है कि वो हाई डिफेंसिव लाइन की फ़िलॉसफी कोई पहली बार इम्प्लीमेंट हो रही है। इससे पहले भी बहुत सारे कोचेस इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किए हैं और मॉडर्न फुटबॉल में चलता भी है। लेकिन जो चीज़ मेरे हिसाब से उस हाई लाइन की फ़िलॉसफी को और इफेक्टिव और डेडली बनाती है ना, वो ये है कि जो इंटायर बैक लाइन है उसके बीच में जो कंसिस्टेंसी और जो मास्टरी ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जो अगर आप देखें इन पोजेशन एंड आउट ऑफ पोजेशन, वो बैक लाइन बिल्कुल एक स्ट्रिंग जैसे होता है, एक धागा जो होता है, एक लाइन जो होती है बिल्कुल उसकी तरह चलती है कि वो आगे भी एक साथ आती है और पीछे भी एक साथ जाती है, कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं दिखती। डिस्पाइट के जो बार्सिलोना है उसने उनके गोल कीपर्स के अंदर कॉन्स्टेंट डिस्ट्रप्शंस आई हैं। मतलब उन्होंने टेस्ट स्टेगन को खिलाया था और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टेस्ट स्टेगन को ACL हो जाएगा और फिर इनियाकी पेनिया को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो है सीधी बात ये है भाई, शेज़नी को रिटायरमेंट से लिया, वो घर में आराम से बैठ के सिगरेटें विगरेटें फूक रहा था। उन्होंने कहा चलो उसको ले लेते हैं, घर में बैठा हुआ है फारिग, थोड़ी फुटबॉल खेल लेगा। तो उसकी जो
क्या कहेंगे उसको, जो मैच जोन में लाने के लिए जो परफॉर्मेंस लेवल था, जो फिटनेस लेवल था, उसको लाने के लिए जो टाइम था, उसके बीच में इनियाकी पेनिया खेला और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, जिसके अंदर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सेकंड चॉइस कीपर है जो कि बहुत कम खेलता है। लेकिन जब शेज़नी आया तो शेज़नी भी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि वो अच्छा खेलेगा, लेकिन उसने थोड़ी बहुत मिस्टेक की जो कि चलता है, क्योंकि अगर आप इतने टाइम के लिए गेम से बाहर होते हैं तो कभी कभी आपकी जो वेव लेंथ होती है वो उन प्लेयर से डिफरेंट हो जाती है कभी कभी, या जो आपका डिसीजन मेकिंग होती है वो कभी कभी उन चीज़ से डिफरेंस हो जाती है जो आप यूज टू होते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो तो खैर समझ जाएगा, लेकिन जो एक जेल है जिसके अंदर ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली जो उनकी बैक लाइन है उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ की बात है, ये तो उनका फोकल पॉइंट है। जो ऑफेंसिवली अगर हम देखा जाए तो जो कुबासी से लेके इनिगो मार्टिनेज से लेके जो बॉल शुरू होती है, वो जो पिकआउट्स निकालते हैं जो नीचे से, जो मिड ब्लॉक के अंदर जो टीम्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है पूरा डिस्टर्ब करते हैं और वो थ्रू द मिडिल बॉल निकालते हैं, क्योंकि थ्रू द मिडिल बॉल निकालना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है जो कि आमतौर पर टीम्स नहीं करती हैं। और सेंटर बैक्स काफ़ी रिलक्टेंट होते हैं कि हम जो है वो अगर बीच में से बॉल निकालेंगे और अगर इंटरसेप्ट हो गई बॉल तो बैक लाइन पे इमीडिएट प्रेशर आता है फ्रॉम द अपोजिशन अटैकर्स एंड मिडफील्डर्स। लेकिन इस चीज़ में बहुत ब्रेवरी दिखाई हैंजी फ्लिक ने कि उसने जो है कुबासी जैसे यंगस्टर्स को, बाल्डे ऐसे यंगस्टर्स को कॉन्स्टेंटली इस तरीके में, ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में रखा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीज़न, ताकि वो इस चीज़ में इन जेल हो जाएं और बिल्कुल सेकंड नेचर हो जाए उनके लिए कि पिकिंग आउट द मिडफील्ड टीममेट्स और इवन ऑफेंसिव टीममेट्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द पिच। तो जहाँ तक की बात है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ इससे भी अच्छी है वो ये है कि लास्ट सीज़न और इस सीज़न का जो एक तरीके से कहा जाएगा कि जो क्रक्स है वो ये है कि जो पेदरी है वो एक, मेरे हिसाब से तो एक मैजिशियन है। वो एक थ्रू एंड थ्रू वो ऐसा प्लेयर है जो कि जनरेशनल प्लेयर है मेरे हिसाब से, अगर वो अपने आप को फिट रखता है। और फिटनेस के ही उसके कंसर्न्स थे पिछले सीज़न, जब वो इसे कहते हैं कि मतलब उसको इंजरीज़ पे इंजरीज़ हो रही थी, लेकिन इस सीज़न उसने ना सिर्फ अपनी फिटनेस का ख्याल रखा है बल्कि उसने जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी दिखाया है कि अगर हम ऑफेंसिव फेज़ में हैं तो मैं असिस्ट के लिए पिक आउट कैसे करूं बॉल, अगर हम डिफेंसिव फेज़ में हैं तो मैं बॉल को लेके कैसे कैरी फॉरवर्ड करूं, या अगर हम ऐसे हाई डीप ब्लॉक की टीम के साथ खेल रहे हैं जो कि सिट बैक और पार्क द बस वाला सीन है, तो वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ट्रांजिशंस भी कर सकता है। मतलब वो ऐसे पकड़ता है कि उसका गेम को यह कहा जाएगा कि पेड्री ग्रैब्स द नेक ऑफ द गेम, गुद्दी से पकड़ता है वो। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो एक ऐसा बंदा है जिसकी बात अगर ना की जाए तो शायद बार्सिलोना की ये फॉर्म की डिस्कस करना मेरे हिसाब से जो ज़्यादती होगी, वो है यमीन लमाल। मतलब उसका क्या कहा जाए कि वो उसकी एज मुझसे भी कम है, लेकिन वो जो कर रहा है वो शायद उससे 10 साल ऊपर के प्लेयर्स भी नहीं कर पा रहे। तो वो सीधी बात है कि एक जनरेशनल प्लेयर है और उसके अंदर जो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है जो कि शायद मैंने किसी भी प्लेयर को किसी भी एज में नहीं देखा इतनी जल्दी लर्न करते हुए, वो ये है कि जो डायरेक्टनेस वो शो करता है। क्योंकि बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जब इनको टैकल्स होते हैं, या बहुत सारे प्लेयर जैसे अब अगर कोई गुड ड्रिबलर होता है तो उसके ऊपर मोस्टली जो अपोजिशन मैनेजर होता है वो डबल अप करता है, कि वो ये बोलता है कि आप उसको डबल अप करें ताकि आप 1v1 सिचुएशन में जाके बॉल आगे फॉरवर्ड ना करने का चांस हो। लेकिन डिस्पाइट कि अगर उसके पास 2 बंदे हों, उसके 3 बंदे हों और जितने भी बंदे हों, लेकिन वो जो उसने एक मेंटेलिटी उसके अंदर है कि मैं हमेशा डायरेक्ट और फॉरवर्ड चलूँगा, वो बहुत बड़ा एक इम्पटस है इस मैच के अंदर और पूरा एक हर मैच के अंदर। मतलब मेरे हिसाब से तो जो उसने अलावेस का जो उसका रन था, मतलब वो तो लिटरली मैसी वाइब्स दे रहा था। और बहुत, मैं तो एक तरीके से फुटबॉल फैन बहुत खुश हूँ कि हमें ऐसा एक प्लेयर मिल रहा है। जब हम छोटे थे, जब हमने मैसी को देखा और हम जब बड़े हुए हैं, जब मैसी यूरोप छोड़ चुका है, तो हमें एक ऐसा प्लेयर मिल रहा है जो कि मैसी को रेप्लिकेट करता है और बहुत अच्छी तरीके से रेप्लिकेट करता है।
मूविंग ऑन, अगर हम 2-3 प्लेयर्स और हैं जिनकी मैं बात करूंगा, और उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो रफ़ीनिया है, रफ़ीनिया को अगर हम लास्ट सीज़न देखें, और ये बात लोग जानते भी होंगे जो ये वीडियो देखेंगे, कि उसने ओपनली ये कहा है कि मैं अपनी बेस्ट पे नहीं था, और बार्सिलोना का जो बोर्ड था वो भी उससे सेटिस्फाइड नहीं था, वो उसको लीव करने पे था कि उसको हम एग्जिट करेंगे, कोई नया रिप्लेसमेंट लेकर आएंगे। लेकिन इस सीज़न जो सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से जिसने डिफरेंस बनाया है, वो हांजी फ्लिक ने जो उसको लीडरशिप रोल दिया है ना, वो एक बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ हुई रफ़ीनिया के लिए, जिसने उसका पूरा एक माइंडसेट शिफ्ट किया, जिसने मतलब जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी के साथ वो पूरा मैच खेलता है, वो होता है कि मतलब उसके क्लियरली उसके एटीट्यूड में 1000% डिफरेंट आता है। कि जो लास्ट सीज़न वो था, उसको ये नहीं पता था कि जावी उसको कहाँ खिलाएगा, कभी वो लेफ़्ट बैक खेल रहा है, कभी वो राइट विंग खेल रहा है, कभी वो लेफ़्ट विंग खेल रहा है, तो मतलब वो इनकन्सिस्टेंसी उसके साथ इतनी हो रही थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस सीज़न उसको पता है कि उसका रोल क्या है, एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, एज अ बॉल विनर, एज अ मैच विनर, मतलब एवरीथिंग। वो ओवर पावर्ड है इस सीज़न मेरे हिसाब से। और एक ऐसा प्लेयर भी है उनके साथ जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ दिस जनरेशन है, और वो है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। मतलब एट द एज ऑफ 36-37 मैंने सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो को ही देखा है जब वो यूवेंटस में था, कि वो इतना कंसिस्टेंटली और इतनी अच्छी तरीके से एक टॉप लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहा है और फ्रीली स्कोर कर रहा है। और ना सिर्फ इस चीज़ में, बल्कि वो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा फिट है। लेकिन बात यह है कि जो स्ट्राइकर्स के ऊपर, जो स्ट्राइकर्स का गेम का जो क्रक्स होता है, जो जिंक्स होता है, जो जिस्ट होता है, वो ये होता है कि अ स्ट्राइकर इज़ एज गुड ऑफ अ सर्विस ही गेट्स। लेकिन इस सीज़न जो है वो इस बात को हम 100% यही कह सकते हैं कि ये बात यही है, क्योंकि लास्ट सीज़न और इस सीज़न की जो टीम है उसमें रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की में कोई फ़र्क नहीं आया। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को जो सर्विस मिल रही है उसमें बहुत फ़र्क आया है। जो हर जगह से उनकी एक्सजी बन रही है, अगर आप एक्सजी देखो तो बार्सिलोना की, तो आपको लास्ट सीज़न के कंपैरिजन में हमेशा 2-3 गोल एक्सजी ज़्यादा ही मिलेगी। उससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ टीममेट उसको चांसेस बना रहे हैं, बल्कि ओवरऑल टीम ऐसी चांसेस बना रही है कि अगर एक स्ट्राइकर अपनी फॉर्म पे नहीं भी है, कि ही इज़ नॉट हैविंग अ गुड डे एट द ऑफिस, लेकिन फिर भी ऐसा चांस है कि वो गोल मार देगा। जैसे उसने अलावेज वाले गेम में हुआ, 1-0 गेम थी, बहुत ही केजी गेम थी। मतलब उन्होंने इंतहाई डीप ब्लॉक रखा हुआ था अलावेज ने, और वो बिल्कुल पिन बॉल चल रहा था, बिल्कुल कंट्रोल डोमिनेटेड फुटबॉल थी बार्सिलोना की। लेकिन क्या हुआ एंड में, डिफ्लेक्टेड शॉट था यमाल का, जो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, जो उसकी पोचिंग नेचर है, जाहिर सी बात है, तो उस पर उसने कैपिटलाइज़ किया। तो इससे पता चलता है कि जो चांसेस वो बन रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कभी कभी उसके पैर में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक अगर हम इसकी बात करें कि जो ट्रॉफीज़ हैं, अब जो जिस सीज़न हम फेब में हैं, फेब के अंदर अगर हम बार्सिलोना का स्केड्यूल देखें तो वो इतना अच्छा एक स्केड्यूल है कि हम ये बोलेंगे कि ऐसा स्केड्यूल सारी टीम्स को मिले। उनको हर मैच से पहले तकरीबन 7 to 8 डेज़ का पूरा एक रेस्ट मिल रहा है, हर प्लेयर रिकवर कर रहा है, जहाँ तक कि वो प्लेयर्स भी जो इंजर्ड हैं। तो एक जब मार्च से लेके जो मई तक का जो लास्ट फेज़ आएगा, तो हैंजी फ्लिक के लिए मोस्ट प्रोबेबली उसके सारे स्क्वाड मेंबर्स ना वो रिकवर कर चुके होंगे, और उसके लिए एक स्टार्टिंग 11 बनाना बहुत आसान होगा, या सिर्फ उसको रोटेट भी कर सकता है वो। क्योंकि इसके बाद जो मैचेस आएंगे, क्या पता कि अगर कोई ऐसा मैच हो जो कि ला लीगा में किसी नीचे टीम की हो, रेलीगेशन जोन की टीम में हो, तो वो प्लेयर्स को रेस्ट करा दे। क्योंकि अभी मार्च के अंदर जो है वो कोपा डेल रे का सेमीफाइनल भी आ रहा है, तो वो एथलेटिको का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वो इसलिए बात है वो रिटेट भी कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इस टीम के अंदर पूरा पोटेंशियल है, और मेरे हिसाब से ये एक ऐसी कैपेबिलिटी रखती है कि ये आराम से ट्रेबल जीत सकती है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो प्लेयर्स की जो मैच्योरिटी है, जो इनएक्सपीरियंस है, क्या वो बार्सिलोना को कॉस्ट कर सकता है अपने आगे चलने वाले सीज़न में, या फिर जो अभी तक जिस तरीके से यंगस्टर्स को हैंजी फ्लिक ने मैनेज किया है वो वैसे ही चलता रहेगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो अटैकिंग फ़ुटबॉल देखने को मिल रही है बार्सिलोना के तरफ से,
मेसी के जाने के बाद शायद ही पहला सीज़न होगा जिसके अंदर इतनी अच्छी फुटबॉल देखने को मिल रही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी जो संडे को जो मैच होगा रायो वयाकानो के साथ, जो होम मैच है, उसमें ज़रूर है कि सब रेस्टेड हैं, तो स्टार्टिंग 11 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल ही होगी। तो देखते हैं क्या होता है। और मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया कि बार्सिलोना का रिवाइवल देख के। और हम चाहते हैं कि भाई जितनी अच्छी टीम्स हों उतना अच्छा ला लीगा टेबल हो और एक बेहतरीन टाइटल रेस दिखे हमें लास्ट मैच वीक तक। मैं तो नहीं चाहता कि भाई ये ख़त्म हो, सीधी बात है। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन हम जो है वो इसी तरीके की जो गेम्स हैं और इसी तरीके के जो टॉकिंग पॉइंट्स इस पूरे सीज़न को, उसको डिस्कस करते रहेंगे। और कोई ऐसा पॉइंट है जो स्पेसिफिकली आप लोग चाहते हैं कि उसको डिस्कस किया जाए तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और जब तक के लिए मैं आपके लिए और भी चीज़ें सोच के रखूँगा और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जब तक के लिए